हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है जॉइंट लिविंग। नुपुर बालकनी में बैठी डूबते सूरज को देख रही थी। उसके घुंघराले बाल हवा में फरफर उड़ रहे थे। उसे लग रहा था कि उसका जीवन शून्य में डूबता जा रहा है, इस सूरज की ही तरह। तभी पीछे से आरना और ओजसी आकर खड़ी हो गई थी। नुपुर के बालों को पोनीटेल में बांधते हुए बड़ी बेटी आरना बोली, क्या सोच रही हो मम्मी? नुपुर डूबती आवाज में बोली, तुम्हारे पापा ने डाइवोर्स देने के लिए मना कर दिया है। छोटी बेटी ओजसी मुंह फुलाते हुए बोली, वो क्यों भला? नुपुर पनीली आंखों से बोली, बेटा तुम्हारे पापा के हिसाब से मैं तुम लोगों को ठीक से देखभाल नहीं कर पाऊंगी। आरना गुस्से में बोली, हाँ वो तो हमारी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं ना। आज तक उन्हें ये भी पता है कि हम किस क्लास में पढ़ते हैं। मम्मी, नाना नानी ने क्या देखकर आपकी शादी उनके साथ कर दी थी? नुपुर बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चल दी। ओजसी आरना से बोली, दीदी क्या अब मम्मी और सक्षम अंकल की शादी नहीं होगी? आरना बोली, अरे मम्मी और सक्षम अंकल की शादी हो या ना हो, पर हम उनके साथ ही रहेंगे। तभी गाड़ी की आवाज़ आई। सक्षम हमेशा की तरह सीटी बजाते हुए घर में घुसा। आरना और ओजसी को उदास बैठा देखकर बोला, आज मेरी तोता मैना की जोड़ी शांत कैसे बैठी है? आरना बोली, अंकल पापा ने मम्मी को डाइवोर्स देने से मना कर दिया है। सक्षम के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई, पर उन्हें झटकते हुए बोला, तो क्या हुआ बेटा, हम लोग फिर भी साथ ही रहेंगे। तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। नुपुर ने सक्षम को कॉफ़ी दी और फिर बोली, कब तक इंतज़ार करते रहोगे? सक्षम, मेरे और बच्चों के लिए क्यों अपनी ज़िंदगी के अनमोल पल बर्बाद कर रहे हो? सक्षम बोला, और अगर मैं कहूँ तुम्हारे और बच्चों के साथ ही मुझे ये अनमोल पल मुहैया होते हैं तो? आरना और ओजसी भी वहीं आकर बैठ गईं। सक्षम फिर सबको बाहर डिनर पर ले गया। जब वापस आए तो सबके चेहरे पर मुस्कान थिरक रही थी। अगले दिन रविवार है, ये बात उनकी खुशी को दोगुना कर रही थी। आरना अचानक बोली, अंकल आप और मम्मी अगर एक साथ जाकर नाना नानी और दादा दादी से बात करो तो वो लोग शायद पापा को समझा सकें। नूपुर बोली, अरे आरना पागल है क्या? लोग क्या कहेंगे? आरना गुस्से में बोली, लोग कुछ नहीं कहेंगे मम्मी, आपको बस अपने परिवार से डर लगता है। सक्षम बोला, अरे आरना गुस्सा मत करो बेटा। नूपुर और मैं उस युग में जन्मे और बड़े हुए हैं जहाँ पर अपनी खुशी से ज़्यादा मम्मी पापा की खुशी का ध्यान रखते हैं। और नूपुर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सुनने वाला हूँ? आज रात जी भर कर बातें करेंगे और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। नूपुर भी अंदर से यही चाहती थी। जिंदगी का बोझ अकेले ढोते ढोते वो थक गई थी। पर 40 वर्ष में आज तक क्या उसने अपनी मम्मी के खिलाफ जाकर कुछ किया था जो आज कर पाती? आरना और ओजसी कपड़े बदलने चली गईं। सक्षम चुपके से रसोई में आया और नुपुर को बाहों में भरते हुए बोला, चोरी चोरी चुपके चुपके जो मज़ा है वो शादी के बाद बीवी के साथ कहाँ है? अच्छा है तुम्हारा पति तुम्हें तलाक नहीं दे रहा है, हम दोनों सदा प्रेमी ही रहेंगे। नुपुर चिढ़ते हुए बोली, हाँ हर मर्द जिम्मेदारी से बचना ही चाहता है। फ्री सेक्स, कंपेनियनशिप, फन एंड ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब तुम्हें जब इस रिश्ते में ही मिल रहा है तो क्यों शादी के लिए उत्सुक होंगे? सक्षम नुपुर की बात से आहत हो उठा और नुपुर को अपने बंधन से आज़ाद करते हुए बोला, कभी आज तक तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ किया है जो अब करूँगा? उसके बाद सक्षम बाहर कमरे में जाकर बैठ गया। देर रात तक बातें होती रहीं। अपनी दोनों बेटियों को खुश देखकर नूपुर को लगता था कि सक्षम का साथ उसे खुशी और सुरक्षा दोनों देता है, जो उसका अपना पति प्रतीक कभी नहीं दे पाया। नूपुर बस 22 वर्ष की थी जब उसका विवाह प्रतीक से हुआ था। नूपुर के लिए उस उम्र में विवाह का मतलब था कपड़े, मेकअप, गहने और डिनर। विवाह के बाद उसे ये सब भरपूर मिला। 1 वर्ष के भीतर ही आरना और उसके 2 वर्ष बाद ओजसी हो गई थी। 25 वर्ष में
जब नूपुर के साथ की लड़कियों की शादी भी नहीं हुई थी या वो लोग रोमांस में व्यस्त थी, नूपुर 2 बच्चों की मां बन गई थी। कम उम्र और अधिक जिम्मेदारी के कारण नूपुर पूरी तरह से अपनी बच्चियों में डूब गई थी। उसे होश तब आया जब उसके घर पर लेनदारों की भीड़ लग गई। प्रतीक की आमदनी अठन्नी थी, परंतु शौक राजा के थे। नूपुर ने भी जल्द ही घर पर ट्यूशन आरंभ कर दी और जैसे ही छोटी औजसी ने स्कूल में कदम रखा, उसने भी एक स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। नूपुर की नौकरी के बाद प्रतीक और अधिक गैर जिम्मेदार हो गया। भावनात्मक, आर्थिक और शारीरिक रूप से नूपुर शून्य हो गई थी। माह के अंत तक नूपुर का बैंक अकाउंट खाली हो जाता था, मगर घर की छत बनी रहे और बेटियों पर पिता का साया, ये सोचकर नूपुर समझौता करती चली गई। मगर हद तो तब हो गई जब नूपुर के मेहनत के पैसों पर सक्षम रंगरलियां मनाने लगा। जब नूपुर ने ये बात अपनी सबसे खास सहेली जयती को बताई तो उसने नूपुर को आड़े हाथों लिया। कैसी औरत हो यार तुम, जिसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल पति को दे रखा है। नूपुर सकपकाते हुए बोली, तो क्या करूं, कैसे बच्चों को लेकर अकेली रहूं। जयती बोली, हमारे फ्लैट में एक बेडरूम खाली है, तुम और आरना ओजसी आराम से रह लोगी। नूपुर को जयती पर विश्वास था और उसे पता था कि वो उसका अहित कभी नहीं चाहेगी। इसीलिए उसी शनिवार को नूपुर ने अपना और दोनों बेटियों का सामान पैक करके जब प्रतीक को अवगत कराया तो वो लापरवाही से बोला, ये तुम्हारी उस आज़ाद ख्याल सहेली जयती की संगत का नतीजा है। खुद तो अपना घर बसा नहीं और दूसरों का भी तोड़ने पर आमादा है। खैर, अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक लापरवाह पिता और पति हूँ तो शौक से जा सकती हो। नूपुर को महसूस हुआ जैसे प्रतीक ने राहत की सांस ली हो। नूपुर आरना और ओजसी को लेकर तो आ गई, पर शुरुआत में नूपुर का उस फ्लैट में बिल्कुल मन नहीं लगा। वहाँ पर चारों बेडरूम में अलग अलग लोग रहते थे। एक बेडरूम में जयती, दूसरे में उर्वशी, एक में नूपुर और एक में सक्षम रहता था। नूपुर जयती से बोली, जयती, ये अरेंजमेंट कुछ अजीब है। जयती बोली, यार तुम्हें 10,000 ही तो देने पड़ रहे हैं और ये जगह कितनी अच्छी है। सक्षम और उर्वशी बहुत समझदार और सुलझे हुए लोग हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जयती नूपुर की बहुत अच्छी दोस्त थी, परंतु उसकी शामें अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के साथ व्यस्त रहती थी। उर्वशी सुबह निकलकर रात में ही आती थी। ऐसे में धीरे धीरे सक्षम नूपुर, आरना और ओजसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया। सक्षम 42 वर्ष का था। पहली पत्नी के साथ उसका अनुभव बेहद खराब था, इसलिए तलाक के 10 वर्ष बाद भी उसने विवाह नहीं किया था। उसे बच्चे बेहद प्रिय थे। आरना और ओजसी में वो अपने उन अजन्मे बच्चों की छवि देखता था जो उसकी बीवी ने अपनी जिद के कारण कोख में ही मार दिए थे। सक्षम अंकल आरना और ओजसी के लिए हमेशा उनकी जिद पूरा करने के लिए तत्पर रहते थे। नूपुर भी धीरे धीरे ना चाहते हुए भी सक्षम की तरफ खिंचती गई। जो काम प्रतीक को उनके लिए करने होते थे उन्हें सक्षम कर देता था। नूपुर और सक्षम के रिश्ते में एक दूसरे के लिए इतना सम्मान था कि चाह कर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता था। एक रात को अचानक नूपुर ने सक्षम को भरी हुई आवाज़ में बताया कि प्रतीक ने उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं और उसके पास बच्चों की फीस के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। सक्षम ने उस रात तो नूपुर के अकाउंट में पैसे डाल दिए, परंतु अगले ही दिन उसने नूपुर को आड़े हाथों ले लिया। पति से अलग रहने से नहीं, परंतु जिंदगी की डोर अपनी हाथों में लेने पर तुम इंडिपेंडेंट कहलाओगी। सक्षम के साहस देने पर ही नूपुर ने अपना सैलरी अकाउंट अलग खाते में खोल दिया। जिंदगी में थोड़ी असुविधा थी पर सुकून था। अब सक्षम अक्सर शाम को नूपुर और बच्चों के साथ समय बिताने आने लगा था। आरना, ओजसी, नूपुर और सक्षम के वो पल बेहद खूबसूरत होते थे। अपने और नूपुर के निजी पलों में भी सक्षम हमेशा ध्यान रखता था कि उसकी किसी भी प्रकार की बात से दोनों बेटियां आहत न हों। नूपुर के परिवार और ससुराल वालों को नूपुर के अलग रहने का फैसला समझ नहीं आ रहा था, और वो भी ऐसे अजनबियों के साथ। मगर नूपुर को अब इस जॉइंट लिविंग में मज़ा आने लगा था, जहाँ पर सक्षम का प्यार, जयती का बिंदासपन
और उर्वशी का अपनापन था। माह में एक बार सारे सदस्य मिलकर डिनर बनाते थे और अपनी जिंदगी के खट्टे मीठे तजुर्बे साझा करते थे। मगर नूपुर की मम्मी हर रोज़ नूपुर को फ़ोन करके आगाह करती कि उसने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया है। बच्चों को माँ और पिता दोनों की ज़रूरत होती है। वहीं नूपुर की सास के शब्दों में नूपुर ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पति का घर पर होना ही काफ़ी है। देर सवेर प्रतीक को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अवश्य हो जाता। फिर एक दिन जब रविवार को नूपुर की माँ आई तो सक्षम को नूपुर के साथ हंसते बोलते हुए देखकर उनका माथा ठनक गया और जयती के खुलेपन को देखकर तो उनका खून खौल उठा। वहीं उर्वशी उन्हें बेहद चालाक लगी। नूपुर को समझाते हुए मम्मी बोली, बेटा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इस तरह से रहना क्या ठीक है? तुम्हें अपनी बेटियों की कुछ फिक्र है या नहीं? नूपुर ने अपनी माँ के सामने जीवन में पहली बार जबान खोली। मम्मी, मुझे यहाँ अपने घर से ज़्यादा अपनापन लगता है। अगले हफ्ते नूपुर का पूरा परिवार वहाँ आया था। नूपुर को सब ऊंच नीच समझा रहे थे। नूपुर जैसे ही टूटकर अपने परिवार के सामने झुकने वाली थी, छोटी बेटी औजसी आगे बढ़कर बोली, नानी, मामा, यहाँ पर सब लोग हमारे अपने हैं और सक्षम अंकल तो हमारे लिए वो करते हैं जो आज तक पापा ने नहीं किया। नूपुर के भाई और माँ के अनुसार जब उनका ही सिक्का खोटा है तो प्रतीक को क्या कह सकते हैं और किस मुंह से? उधर जब सक्षम नाम की सुगबुगाहट प्रतीक के कानों में पड़ी तो उसका पुरुषत्व ललकार उठा। जब प्यार और भावनाओं से नूपुर को अपने काबू में नहीं कर सका तो प्रतीक ने निश्चय कर लिया कि वो अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर जाएगा। नूपुर ने प्रतीक से साफ कह दिया था कि वो उसके साथ नहीं रह सकती है। वो बिना किसी शर्त के उसे डिवोर्स देना चाहती है, मगर प्रतीक का पतिमान इतना आहत हो गया कि उसने डाइवोर्स देने के लिए मना कर दिया। इसी बीच उर्वशी का ट्रांसफ़र नागपुर हो गया था। जयती भी अपनी पसंद के बंधन में बंध गई थी और पास ही में दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। नूपुर को घर परिवार ने बदचलन औरत करार दिया था। समाज के अनुसार नूपुर अपनी बेटियों को गलत रास्ते पर धकेल रही है। आज ऐसी ही एक शाम थी जब नूपुर कोर्ट के कागज मिलने पर उदास बैठी थी। उन कागजों में प्रतीक के वकील ने नूपुर के चरित्र की धज्जियां उड़ा रखी थी। साथ ही साथ ये धमकी भी थी कि वो अपने चाल चलन के कारण बेटियों और उनके भविष्य के लिए खतरा है। नूपुर की जिंदगी एक ऐसे घुमावदार मोड़ पर खड़ी हो गई थी। वहां से आगे उसे किस रास्ते पर चलना है उसे खुद नहीं मालूम था। क्या उनका अब इस तरह से सक्षम के साथ एक फ्लैट में रहना ठीक रहेगा, जबकि अब जयती और उर्वशी नहीं है? बहुत सोच विचार कर नूपुर ने दबी जबान में सक्षम से कहा, मैं घर वापस लौटना चाहती हूँ। तुम जिंदगी में कोई और साथी तलाश लो। मेरा अपना परिवार प्रतीक का परिवार और प्रतीक भी कभी भी ये होने नहीं देंगे। और बिना शादी के अकेले मेरे और तुम्हारा साथ रहने को क्या कहते हैं ये हम भली भांति जानते हैं। फिर बात केवल मेरी नहीं, मेरी बेटियों की भी है। मेरा फैसला उनके भविष्य को अंधकार के गर्त में डाल सकता है। सक्षम उदास हंसी से बोला, तुम और वो लोग ही मेरा परिवार हो। हाँ, परिवार के कानून की मोहर अब भी प्रतीक के पास ही है, पर मैं तुम्हारे आरना और औजसी के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। अगर नया साथी ढूंढना होता तो मैं बहुत पहले तुम्हारी जिंदगी से चला गया होता। नूपुर ने वापस आकर अपने निर्णय से आरना और औजसी को अवगत कराया। दोनों बेटियों को पास बैठाकर नूपुर बोली, बेटा, तुम्हारी माँ एक कमज़ोर औरत है। अपनी खुशी को मैंने कभी प्राथमिकता नहीं दी थी और इसका नतीजा ये निकला कि मैं अंदर ही अंदर खोखली हो गई हूँ। तुम अपने हिसाब से और अपनी खुशी के लिए ज़िंदगी जीना। आपकी खुशी आपको अंदर से हिम्मत प्रदान करती है। आरना बोली, ये हमारा घर है जहाँ पर हम साथ रहेंगे। नूपुर बोली, मगर पहले जयती और उर्वशी भी थे। अब हम ऐसे रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? औजसी बोली, उफ मम्मी, अपनी खुशी का कभी तो सोच लिया करो। तभी बगल के कमरे से सक्षम बाहर आया और बोला, ये हमारा घर है। देर सवेर हमारे रिश्ते पर समाज
और कानून की मोहर भी लग जाएगी। नुपुर हकलाते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो सक्षम? हम बिना शादी के कैसे साथ रह सकते हैं? आरना बोली, मम्मी, क्या जॉइंट फैमिली में सब लोग साथ नहीं रहते? और आप ही तो कहती थी कि दूर के रिश्तेदार भी जॉइंट फैमिली में आराम से खप जाते हैं। ये भी तो हमारी जॉइंट लिविंग है। इस फ्लैट का किराया आधा आधा बांट लेंगे। बीच में ही सक्षम बोल उठा, सुख दुगना कर लेंगे और दुख आधा कर लेंगे। नुपुर तब भी डरते हुए बोली, मगर लोग क्या सोचेंगे? आरना दृढ़ता से बोली, मम्मी, लोग कुछ भी सोचें, मगर ये तो हमें पता है ना कि समान विचारधारा के वयस्क लोग अपनी खुशी के लिए एक साथ रह सकते हैं। इसके लिए हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा लिव इन नहीं बल्कि जॉइंट लिविंग है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका अंत आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाएंगे ताकि मैं एक बेहतर तरीके से आने वाली कहानियाँ प्रस्तुत कर सकूं।